Good evening, everyone. My name is Sumit Banerjee. Again, I am joining with you with an amazing platform of basic education, basic learning of class 9 and 10 learning platform with Sumit. So today I am continuing with the chapter, a very long chapter, light, reflection and refraction. So today we are going to discuss a topic, very important topic, total internal reflection. It is not important for your boards. If you want to skip this part, you can skip. But I'm going to discuss power of lens and mirror in today's lecture. So that part is also important. So you can see the last one of the video. Okay, so we are starting with this total internal of reflection, total internal reflection. In general, light incident on the interface between two media with different refractive indices of reflection, light is partially reflected and refracted. So till this line refracted, till this word refracted and starting from in, I am going to explain you word by word. ध्यान से सुनना. जनरली क्या होता है, लाइट जब इंसिडेंट होता है इंटरफेस में, मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपको याद हो, कि ये जैसे मान लीजिए इंटरफेस हुआ, यहां पर ऐसे लाइट रे गिरेगा. ठीक है, अभी आपको नहीं पता कि ऊपर वाला रेयर है कि डेंसर. जनरली ऊपर वाला डेंसर होता है, इसको आगे हम स्टडी करेंगे. अभी के लिए बस समझो, मतलब इंटरफेस में गिरेगा. हम क्या जानते हैं कि रिफ्रैक्शन होना तय है, रिफ्रैक्शन होना उसका तय है, लेकिन उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है. ऐसा नहीं कि पूरा ही रिफ्रैक्शन होता है, कुछ रिफ्लेक्शन कुछ रिफ्रैक्शन ऐसा होता है. हम देखते हैं जब लाइट इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया. इंटरफेस मैंने बताया था, दो मीडिया को जो सेपरेट करता है. जरूरी नहीं है दोनों रेयरर होगा, जरूरी क्या होना ही नहीं चाहिए, दोनों रेयरर नहीं हो सकता. एक रेयरर एक डेंसर, तो रेयरर डेंसर को सेपरेट करता है, यानी दो मटेरियल्स दो मीडिया को सेपरेट करता है. यहाँ मीडिया के जब यू कैन यूज मटेरियल ऑल्सो. दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अलग होता है. इंडिसेस क्यों यूज किया, इंडेक्स ना यूज करके, प्लूरल. तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस इज आल्सो डिफरेंट. लाइट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड. लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द इंटरफेस. ये रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, इंटरफेस में गिरते ही वो रिफ्लेक्शन होता है. कोई भी पार्ट 100 पूरा 100 का 100% इज रिफ्लेक्टेड बैक. ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मतलब कोई भी पार्ट इसका जो है रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, विथ नन ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड. सो अभी इसे मैं समझाता हूं थ्रू डायग्राम. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी डायग्राम से आपको और भी क्लैरिटी मिलेगा कॉन्सेप्ट का. ठीक है, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इतना स्पेस मेरे लिए काफी है. देखिए, ध्यान से सुनना. यहां पर आपको पता है नॉर्मल होता है कि नहीं. लाइट रे जब गिरता है इंटरफेस पे, ध्यान से सुनना, इंटरफेस पे गिरता है तो यहां पर जनरली लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयरर मूव करेगा. इसको याद रखना. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए, लाइट रे शुड बी मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डी टू आर, डेंसर टू रेयरर. रेयरर टू डेंसर नहीं होगा, उसको दिमाग से हटा ही दो. इसी चीज को आपको याद रखना है. कैसे याद रखोगे, डी आर के पहले आता है, बस सिंपल. तो डेंसर कम्स द फर्स्ट देन द रेयरर. तो डेंसर के से रेयरर, तो टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था. स्पीड बढ़ता है, सो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है, तो ये तो होता है. इतना तो चीजें आपको समझ में आ गया, क्लियर है. कौन सा इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, डेंसर और रेयरर को अलग कर रहा है. बीच में ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे ये वाला जो गिर रहा है इंटरफेस में, फिर रिफ्रैक्ट हो रहा है अवे फ्रॉम नॉर्मल ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड. ऑलवेज इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द लाइट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. अब एक और चीज यहां पर आपको ध्यान देना है. इसको आपको ना डायग्राम बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना है आपको, क्योंकि ये सब चीजें मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बता दिया. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर्स, तो प्लीज वॉच दैट लेक्चर. यू मतलब आपके जो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, या जो हीरो से हीरो ही बनना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, they will see that lecture, they should see that lecture, because through that lecture they can improve themselves.
और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस कराए हैं। तो यहां पर दीजिए, देखिए, तो देखिए जब लाइट रे कुछ इस तरीके से होता है, अभी ये इंटरफेस मान लो, ठीक है, यहां पर डेंसर है, यहां रेयरर है, इतना बस समझ में आया, इतना क्लियर है। अब देखो यहां पर है आपका डॉट, डॉट यानी कि एस, डॉट यानी कि एस, यहां पर एस क्या है, सोर्स है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना एक एक स्टेप, यहां ड्रॉ किया, ड्रॉ किया, एक बार लाइट रे मैंने गिराया, सोर्स से सीधा बनाने का ट्राई करना, एक बार सोर्स से लाइट रे गिराया, डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, पहले नॉर्मल बना देता हूं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल थोड़ी ना हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल है ना। अब देखो दूसरा लाइट रे, ध्यान देना, यहां पर एक ये वाला लाइट रे यहां गिराया, ये देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नहीं हो रहा है, हमेशा अवे हो रहा है, ऐसे करके और अवे हो जाएगा। देखो जितना दूर होते जाएगा उतना अवे, इसको इतना दूर कर देते हैं। तीसरे बार में यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। तीसरे बार में क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सा एंगल बना रहा है, I1, ये कौन सा एंगल बना रहा है, R1, ये कौन सा बना रहा है, I2, ये कौन सा बना रहा है, R2, ये वाला जो एंगल है ये हो जाता है, यहां पर जो है रिफ्रैक्टेड रे जो है पूरा शिफ्ट हो जाता है, मतलब एकदम इधर तक आ जाता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, जो इंटरफेस है उसके ऊपर ही आ जाता है, यही आपका रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और यहां पर I3, इस I3 को एक स्पेशल एंगल का नाम दिया जाता है, सी, सी यहां पर क्या है, सी इज फॉर क्रिटिकल एंगल, इसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। सब बताऊंगा, क्रिटिकल एंगल को भी मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, एकदम मतलब आप लोग मींस शुरू से लेकर अंत तक आपको सब समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन, सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस थर्ड है, जो क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो जाएगा, और रिफ्रैक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं इंटरफेस का, चौथा केस में ऐसा हो जाएगा केस, यहां पर देखो ये चौथा केस मैं बना रहा हूं, वहां 3 तक ही जगह रहा, चौथे का जगह मुझे मिला नहीं, तो मैं यहां पर बना रहा हूं। देखो अब जब रिफ्रैक्टिव रे गिरेगा सोर्स से, ऐसे तो सोर्स बहुत दूर है, अब जब गिरेगा, ये तो कंटिन्यू है, अब जब गिरेगा तो अब ये रिफ्लेक्ट करेगा, अब ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट जब करेगा, यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I4, I4 जो है यहां पर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, I4 जो है क्रिटिकल एंगल के बड़ा है ना, ये क्रिटिकल एंगल था, अब I4 बढ़ेगा ऑब्वियसली, जितना दूर होते जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ेगा, तो I4 इज ग्रेटर देन C, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R4। क्लियर हुआ कि नहीं मुझे बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे ऐसे आप लोग R4 भी लिख सकते हो, I4 भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि आप जानते हो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है ना। तो ये हो गया, यहां पर जाके चौथे पॉइंट में, तो ये टोटल यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरा रिफ्लेक्शन हो गया चौथे वाले केस में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर आपको पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस क्लास 12th में।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का इनफ टाइम दे दिया। अगर जिससे छूट जाता है, मैं बता रहा हूं, वो लोग वीडियो को पॉज करके ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ा जाए। तो यहां पर आप ध्यान देना, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखा रहा हूं, क्रिटिकल एंगल। यहां क्रिटिकल थिंकिंग आपको नहीं करना है, क्रिटिकल एंगल को समझना है क्या होता है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया डायग्राम से कि एक ऐसा एंगल जिसपे रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाता है सरफेस का। तो कैसे लिखोगे आप लोग इसको, थोड़ा अगर अच्छे से लिखा जाए, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही था आई थ्री जो था वो तो सेम था ना क्रिटिकल एंगल के, अगर आपको याद हो। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस at which एक इंसिडेंस का एंगल, मतलब एक ऐसा एंगल, इंसिडेंट एंगल एट विच नहीं, मतलब एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसमें बोलिए तो, इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में, डेंसर जहां पर स्पीड कम होता है। अब डेंसर मीडियम में एक ऐसा एंगल इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में, अब वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, I3 ही तो था, I3 जो है क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें इन डेंसर मीडियम में, फॉर विच जिसके लिए द रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्टेड रे था, अगर आपको याद हो, एकदम उस पे क्या बोलते हैं, इंटरफेस के ऊपर चढ़ जाता था। द रिफ्रैक्टेड रे, जिसका एक अच्छा फिजिक्स में लैंग्वेज है एमरजेंस टैंजेंट, टैंजेंटली एमर्ज हो रहा है ना, टैंजेंट मतलब 90 होता है हमेशा, एमरजेंस टैंजेंट टू द, टैंजेंट टू द, एमर्जेंस टैंजेंट टू द, क्या लिखेंगे, सरफेस, सरफेस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसके फॉर्मूला को मैं डिराइव करूंगा, ठीक है, आप लोग देखते जाना, इसके फॉर्मूला को मैं डिराइव करूंगा क्रिटिकल एंगल का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत काम आएगा, ठीक है ना। यही सब एक्स्ट्रा टॉपिक जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि डिस्कस करूंगा, तो आज कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखिए, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूं। देखो कुछ इस तरीके से केस हो रहा था, क्या केस हो रहा था, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो इस तरीके से आपका लाइट रे गिर रहा था, यहीं पर रिफ्रैक्टेड रे है, वो 90 डिग्री है, इंसिडेंट रे, तो ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये इंसिडेंट रे, ये था आपका क्रिटिकल एंगल। देखो इसमें स्नेल्स लॉ का अप्लाई करके फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अगर आपको याद होगा, फिर भी मैं बता देता हूं अगर भूल गए होंगे, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, इसका यूज से मैं फॉर्मूला को डिराइव करूंगा। देखो तो यहां पर μ1 क्या है, ये है डेंसर, ये है रेयरर, अगर आपको याद हो यही डेंसर था ना, डेंसर से रेयरर जा रहा है, रेयरर से डेंसर नहीं जाएगा, उसको एकदम दिमाग से हटा देना है। तो आपको क्या लिखना है कि यहां पर ही साइन सी है, साइन ऑफ एंगल सी, यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जानते हो ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वही क्रिटिकल एंगल है। तो μ1 sin i की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, μ1 यहां पर क्या है, डेंसर मीडियम है, तो म्यू डी, म्यू कैपिटल डी लिख देता हूं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, म्यू डेंसर साइन ऑफ सी, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। μ2 यहां पर क्या है, μ2 यहां पर म्यू रेयरर है, म्यू रेयरर, अच्छा स्पेस यहां पर ज्यादा नहीं है,
इसको यहां लिखता हूं। तो जहां पर म्यू, ध्यान से सुनना, यहां पर म्यू क्या है, म्यू डेंसर है, डेंसर है ना, तो यहां पर डेंसर मीडियम है, तो फिर आपको म्यू कैसा लिखना है कि डेंसर, डेंसर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनटू साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी लिखोगे, जो साइन आई है वही साइन सी, और म्यू ऑफ रेयरर, आर कैपिटल लिख रहा हूं, साइन ऑफ क्या लिखोगे 90, साइन 90 मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जा रहा है, थर्ड केस में रिफ्रैक्टेड रे एकदम परपेंडिकुलर हो जा रहा है सरफेस के, और एकदम टेंजेंटली, मतलब एकदम टेंजेंट हो जा रहा है, या फिर इंटरफेस के ऊपर चढ़ जा रहा है, म्यू डी साइन सी म्यू आर साइन 90। अच्छा, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तो अभी के लिए ऐसे याद रखो कि साइन 90 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। एक दिन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैथ्स में आप लोग का है इस साल, तो मैथ्स से फिजिक्स को आपको रिलेट करते रहना है, ठीक है। तो म्यू डी साइन सी म्यू आर साइन 90, तो यहां पर साइन 90 का अगर वैल्यू 1 मैंने बता दिया, आप लोग याद रख सकते हो तो बेटर है। तो यहां पर अगर 1 आप पुट करोगे तो दिस इज म्यू आर, ओनली म्यू आर, 1 इंटू म्यू आर, तो म्यू आर होता है म्यू डी इक्वल टू साइन ऑफ सी, तो साइन ऑफ सी आप क्या लिख सकते हो, म्यू आर बाई म्यू डी, म्यू रेयरर बाई म्यू डेंसर। कितना आसान है, 3 स्टेप में है, 3 भी नहीं 2 स्टेप हुआ। तो साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। अभी कोई मुझे बोलेगा इसको साइन इनवर्स में कैसे लिखे, साइन इनवर्स वाला वैसे ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन कैसे लिखोगे, तो क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर, ऐसे ही तो होगा, देख लो, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से आता है ये फॉर्मूला, तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अभी मैं आपको एक ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी आप लोग का टास्क रहेगा करना, तो मैं अभी करा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखिए, द रे इज इंसिडेंट, द रे इज इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब गिराना, पता ही है आपको, बहुत बार यूज हो चुका है। द रे इज इंसिडेंट फ्रॉम अ मीडियम of refractive index 2, of index 2, refractive index 2 into a medium of क्या, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। सो फाइंड क्या करना है, फाइंड द सी, फाइंड सी मतलब यहां पर आपको अल्फाबेट नहीं निकालना है, ये सी यहां पर है क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो इसमें आपको बेसिक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, आपको फॉर्मूला लगाने से पहले क्वेश्चन पढ़ के समझना है, कहां गिर रहा है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके ऊपर गिर रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सबको आपको देखना है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव 1 लिख दिया हूं ना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, या सिंपली आप लोग सिर्फ म्यू टू 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, म्यू टू इक्वल टू 1, आपके समझने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अप्रोच वही है, फॉर्मूला में पुट करते रहना, आपको गिवन लिखना है फिर फॉर्मूला में पुट करना है। चलिए, जो लोग बना लिए वेरी गुड, जो नहीं बना पाए वो लोग, और जो बनाना चाहते हैं अभी भी पॉज करके बना लीजिए, मैं बना दे रहा हूं। देखिए कैसे करना है, आपको क्या दिया हुआ है, द रे इज इंसिडेंट फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, जहां इंसिडेंट हो रहा है दैट इज डेंसर, पहले डेंसर से रेयर जाता है, तो डेंसर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, सो म्यू डी इज, मतलब म्यू डेंसर इज 2, या फिर डी कैपिटल लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला में मैंने डी कैपिटल बताया था,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर में क्या था तब 2 था, अभी वो रेयरर जा रहा है, तो रेयरर में क्या था, जितना स्पीड बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम देखोगे वही म्यू रेयरर हो जाएगा। तो यहां 1 देखा तो वही म्यू रेयरर, 2 जो है 1 के कंपेयर में ज्यादा है, तो म्यू डेंसर इक्वल टू 2। जो जितना ज्यादा जिसका मास डेंसिटी होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही ज्यादा होगा, स्पीड के ऊपर नहीं करता, ठीक है, डिपेंड करता भी है, मतलब कम हो जाएगा, स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ठीक है। अभी आप लोग खुद सोचिए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंपेयर टू डायमंड वेरी लेस, और डायमंड जो है मास डेंसिटी में भी ज्यादा होता है, इसीलिए चलिए ठीक है, वो सब बात की बात। अभी आपको फॉर्मूला लगाना है, तो साइन ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू डी बाई म्यू आर, यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्या यही किया था? गलत फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या किया था याद करिए, म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर किए थे ना, तो ये हो गया म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर, हुआ कि नहीं हुआ? तो म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर कितना होगा, म्यू रेयरर कितना है, म्यू रेयरर 1 है, 1, और म्यू डेंसर कितना है 2, 1/2। अभी दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का आप लोग, ठीक है ले लिया होगा, जिनसे छूट गया वो लोग पॉज करके ले सकते हैं। अभी यहां पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है। अब हम देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। देखो साइन सी 1/2 आया, अब देखो साइन सी अगर 1/2 है तो 1/2 साइन के कौन से वैल्यू पे 1/2 होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, इसलिए तो मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए, जितना भी हो कम से कम एंगल याद कर लीजिए, बाद में जब मैं बताऊंगा तो मतलब बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, सब याद हो जाएगा, स्क्वायर आइडेंटिटी, क्वेश्चन रिलेशन, वो सब तो मैथ्स में आ गया, लेकिन कम से कम ये सब याद करा दूंगा, स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। तो देखो साइन सी 1/2, तो साइन 30 पे 1/2 होता है, बहुत जन शुरू कर भी दिए होंगे, वेरी गुड, करना भी चाहिए, जल्दी से जल्दी सिलेबस आपको खत्म करना है। तो साइन 30 पे हाफ होता है, तो साइन सी इज इक्वल टू साइन 30 लिखोगे, क्यों साइन 30 लिखोगे, क्योंकि हाफ तो साइन 30 पे होता है ना, ये तो आपको पता ही है, साइन 30 पे हाफ, तो यहां पर साइन साइन काट दोगे, लेकिन ये गलत तरीका है, कभी काटना मत, इनको हम करते हैं कंपेयर, तो इधर एक लैंग्वेज आप लोग लिखना ऑन कंपेयरिंग, मैं और नहीं लिख रहा, ऑन कंपेयरिंग एलएचएस एंड आरएचएस, तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, ऐसे करके क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आता है। तो साइन 30 पे हाफ होता है, पता ही है, मतलब मैंने बता दिया, याद रखना, साइन सी इक्वल टू साइन 30 हो गया, तो कंपेयरिंग किया एलएचएस आरएचएस को, तो क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस वैल्यू पे रिफ्रैक्टेड रे टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, हमेशा नहीं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सॉल्यूशन था पिछले वाले क्वेश्चन जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया, एक ही कराया आज। चलिए आगे बढ़ते हैं, पावर को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, पावर रह गया था, पावर को डिस्कस कर लेते हैं। पावर मतलब ये बाइसेप्स वाला पावर नहीं, ठीक है ना, पावर यहां पर लेंस का आपको देखना है, ठीक है। वैसे भी मेरे पास बाइसेप्स है भी नहीं और मुझे बनाना भी नहीं, जो पावरफुल होता है वो उसके पास दिमाग हो ऐसा जरूरी नहीं है, दिमाग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस किसी दिन उसमें भी चर्चा करेंगे, एंड मिरर, मिरर को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक पावर ऑफ लेंस ही रहेगा, तो लेंस को हम देखते हैं, और आपके एनसीईआरटी में भी वही दिया है, तो पावर इक्वल टू 1/f होता है लेंस का, ये पावर ऑफ लेंस है। अच्छा मैं ये लिख दिया डायरेक्ट फॉर्मूला, बिना आपको पावर के बारे में बताइए, मतलब बिना बताए, आपको क्या लगता है पावर होता क्या है जनरली, पावर क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ा बताया टीचर ने हम लोग को, बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, पावर क्या होता है, टीचर ने जो बताया था आपको पावर, क्या बताया था कि उसका एसआई यूनिट वॉट होता है, ये एक बताया होगा। दूसरा क्या बताया होगा, पावर इक्वल टू क्या बताया था, दूसरा क्या बताया था, पावर इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम, कुछ ऐसा बताया था, मैं खुद ही सोच रहा था इसलिए आप लोगों से बार बार पूछ रहा था, एनर्जी इनटू टाइम बताया होगा।
लेकिन इसका अभी आपको कोई यूज ही नहीं है। यहां पर जो पावर है आपको लेंस का पढ़ना है, तो ये जो है पावर, इसका कोई यूज नहीं है। यहां पर पावर जो है इक्वल टू 1/f, लेकिन डेफिनेशन लगभग पिछले वाले से सेम है। यहां पर लेकिन कन्वर्ज और डाइवर्ज का है। तो पावर का क्या डेफिनेशन है, मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को बाद में स्क्रीनशॉट लेने बोल दूंगा। द एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज एंड डाइवर्ज ऑफ लाइट रे, एक एबिलिटी टू कन्वर्ज, कन्वर्ज यानी कि एक पॉइंट पे मीट करना लाइट रे को, या फिर डाइवर्ज एक पॉइंट से निकलना, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। पावर कितना होता है 1/f। एक चीज ध्यान देना, यहां पर पावर इक्वल टू 1/f, ये मीटर में होता है। ये जब ऊपर जाता है तो ये 100/f सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं, ये चीज ध्यान देने वाला है। ठीक है, इतना हुआ, पावर के बारे में समझ लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे एक चीज समझाना है, फिर मिरर में आऊंगा पावर का, फिर उसका यूनिट भी बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बता रहा था, हाँ ऊपर 100 आ गया। इसके बाद देखो, जैसे ये कन्वेक्स लेंस है ना, ये इसका क्या है भाई, ऑप्टिकल सेंटर है। यहां से लाइट रे गया, यहां ध्यान देना, लाइट रे पैरेलल, लाइट रे पैरेलल, पैरेलल। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के बारे में यहां पर कुछ मैं बताऊंगा। 2f लिख दिया, ठीक है। मान लो फोकल लेंथ बहुत छोटा है, इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, यहां आपका हो गया फोकस। ठीक है, अब दूसरा एक कंडीशन मैं बताता हूं, जहां फोकल लेंथ इज वेरी बिग, कहीं यहां पर है, मान लो लाइट रे गया, वहां गया, दूसरा लाइट रे गया, तीसरा गया, तीसरा गया, मतलब ये ऐसे समझो कि ये एक ही पॉइंट में मीट कर रहा है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर रहा। मतलब जिस तरीके से इसे कन्वर्ज करना चाहिए उतना बेहतर नहीं कर रहा है। फोकल लेंथ छोटा होगा तो कर रहा है, नहीं बड़ा होगा तो नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब यह है कि फोकल लेंथ जितना कम होगा, ध्यान से सुनना, फोकल लेंथ जितना कम होगा पावर उतना ज्यादा होगा, पावर उतना ज्यादा होगा। न्यूमेरिकल्स में भी ऐसे ही है, देखना जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, दो क्वेश्चन को कंपेयर करना, एक में मान लो फोकल लेंथ ज्यादा होगा, खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो, एक में मान लो फोकल लेंथ आपने बड़ा कर दिया, एक में छोटा कर दिया, तो पावर किस में ज्यादा आएगा, छोटे वाले में। इसमें फोकल लेंथ ज्यादा मतलब पावर कम। तो इस एक रिलेशन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में मान लो एमसीक्यूज में पूछ लिया फोकल लेंथ के क्या इफेक्ट होगा, या फिर शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ लिया, तो बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसका, इसका, ये तो समझ में आया। अब देखो मिरर का बात कर लेते हैं, पावर ऑफ मिरर। मिरर का पावर नहीं, मतलब वो बाइसेप वाला पावर नहीं, मिरर का क्या होता है एक्चुअली पावर, एबिलिटी टू कन्वर्ज, या ये। तो मिरर के लिए होता है पावर माइनस ऑफ 1/f, जो लेंस में प्लस होता है बस यहां पर माइनस होता है, ये मीटर। अब ये ऊपर गया तो 100 ऑफ f सेंटीमीटर होता है, यहां पर भी माइनस, माइनस साइन रहेगा, इसमें माइनस साइन रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसके एसआई यूनिट पे बात करते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है पावर का डायोप्ट्रे, डायोप्ट्रे, डायोप्ट्रे। क्या होता है भाई, डायोप्ट्रे, बहुत फनी नाम है लेकिन यही है। अच्छा मुझे बात बताओ, इसका नाम डायोप्टर कैसे पढ़ा, डायोप्ट्रे गलत लिखा हूं, सॉरी, डायोप्टर, सॉरी, डायोप्टर, ऐसा नाम क्यों पड़ा।
एक ग्रीक वर्ड था डायोप्ट्रा, ठीक है, डायोप्ट्रा या डायोप्ट्रा मुझे जहां तक याद है, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है एंगल या डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए, तो उधर से यहां पर डायोप्टर इसका नाम पड़ा। तो आप लोग 1/f को क्या लिखते हो, 1/m लिखते हो, 1/m, तो ये एक यूनिट है, या फिर इसे हम लोग लिखते हैं मीटर इनवर्स, ये भी एक यूनिट है, डायोप्टर भी है, मीटर इनवर्स भी है। तो अगर एमसीक्यू में पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो ये होगा डायोप्टर, अदर यूनिट ऑफ पावर तो ये होगा मीटर इनवर्स। तो दोनों ही यूनिट है, ये भी है ये भी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, बट यूनिट है, यूनिट है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। तो समझना है आपको, ये सब याद करना ही बेहतर है, ये सब याद करना बेहतर है। आपको केस स्टडी देखना है, केस स्टडी मींस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन लिखना है, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सब क्लियर, सब मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप आपको कोई डाउट अब नहीं रहना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग करके मुझे बताइए, आप लोग मुझे करके बताइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, क्वेश्चन मुझे ठीक याद नहीं, मैं एक बार देख के बताता हूं क्या हो सकता, क्या था क्वेश्चन। तो एक कन्वेक्स लेंस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दूर है ऑब्जेक्ट, और 90 सेंटीमीटर बाद उसका इमेज बन रहा है। इमेज कहां बन रहा है, 90 सेंटीमीटर पहले बन रहा है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर जो हो रहा है, सेम कहानी ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसका देखना ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 60 सेंटीमीटर, ये आपका ऑब्जेक्ट इतना दूर है, इमेज बन रहा है 90 सेंटीमीटर, लेकिन उल्टा। तो फॉर्मूला है बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, इसमें आपको पावर फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, मैंने बोल भी दिया, हिंट दे दिया, मैं देना नहीं चाहता था। कैसे करना है आप लोग अप्रोच दीजिए, लगाइए, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन, पावर इसमें फाइंड करना है आपको। ये क्वेश्चन के बाद आज का लेक्चर हम इधर ही खत्म करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। u जो है यहाँ पर -60 है, जो हमेशा होता है माइनस, v यहाँ पर 90 है, q प्लस 90 है, q प्लस 90 है क्योंकि इमेज यहां पर बन रहा है इस साइड। तो अगर आपको साइन कन्वेंशन याद होगा तो ऑब्जेक्ट जहां पर है वहां से, तो यहां माइनस यहां प्लस, याद है कि नहीं। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये है साइन कन्वेंशन। अब आपको मिरर फॉर्मूला का, लेंस फॉर्मूला का यूज करना है, मिरर नहीं लेंस, क्योंकि ये लेंस है। लेंस फॉर्मूला का यूज करोगे तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां पर 1/90 दिया हुआ है, माइनस ऑफ -60, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, इक्वल टू 1/f। ये क्या आ जाएगा कहानी, 1/90 प्लस 1/60 इक्वल टू 1/f। ये क्या आ जाएगा, 90 और 60 का अगर एलसीएम लोगे तो 33 जा 32 जा 3 2 जा 6, 30 मतलब 180। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 1/f। तो f यहां से कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ कितना होगा, 180/5, 36 कितना सेंटीमीटर। कोई जरूरी ही नहीं था फोकल लेंथ निकालने का, आपको पावर फाइंड करने बोला, और 1/f इज द पावर, तो 5/180 इज द आंसर सेंटीमीटर में। समझ में आया, क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसे क्या कर सकते हैं आप लोग, 5/180 को आप लोग डायोप्टर में भी लिख सकते हो, है ना। ये तो डायोप्टर होगा, सेंटीमीटर नहीं। तो इसको अगर आप इंटू 100 करोगे, 1010, क्योंकि आपको पता चल गया होगा, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हो सेंटीमीटर में, यहां सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर, तो यहां मीटर रख के कोई फायदा थोड़ी रहा है क्या।
यहाँ पर मीटर हो जाता, तो मैं इसमें इंटू 100 कर दे रहा हूँ। फोकल लेंथ का कोई जरूरत नहीं है, हमों का कॉन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 तो 2 5 जा 2 9 जा, तो 25/9 इतना ही रखिए। ये डायोप्टर, इतना डायोप्टर या मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया पावर ऑफ दिस लेंस। ठीक है, तो ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसको मैं बता ही देता हूं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक मुझे याद आया, वो बताने के बाद जो है, वो बताने के बाद जो है हम चैप्टर को खत्म कर देंगे, यहीं रख देंगे। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बताने के लिए, अगर मुझे टाइम मिलेगा इस चैप्टर के अंदर और नहीं बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं। अभी के लिए ये ध्यान रखना, जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब, टॉपिक दीजिए रिफ्रैक्शन, पूरा लिखना आप लोग, ग्लास स्लैब। ये है, मैं जल्दी करने के लिए इसको अभी के लिए ऐसे ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो लाइट रे यहां से आ रहा है, जनरल बात है, जनरल बात है, इस रिफ्लेक्शन को मिटा देते हैं। ठीक है, जनरल बात है, आ रहा है, ये नॉर्मल है आपका, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, जनरल बात है, आ रहा है। लेकिन ये क्या है, रेयरर है, ये डेंसर है, आपको पता ही है, ये भी रेयरर है, इसके बाहर भी रेयरर, इधर भी रेयरर, इधर भी, इधर भी, इस चारों तरफ रेयरर है, अंदर डेंसर है। डेंसर है मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल तो बेंड नहीं होगा। तो ये है I1, ये है R1। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये लाइट रे जाएगा जाएगा, डेंसर तो ये टू अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसको रिफ्रैक्टेड रे नहीं, ये जब दूसरे तरफ से निकलता है तो इसे हम लोग इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो देखना ध्यान से, ध्यान देना, इसको जाना यहां चाहिए था, लेकिन ये जा यहां से रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, ये लेटरली शिफ्ट हो गया, या फिर और डिस्प्लेसमेंट भी कहीं कहीं बोलते हैं, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसका जैसा मन वो ऐसे लिख सकता है ना। तो यहां पर लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अचानक से मतलब यहां से शिफ्ट हो गया इधर, लेकिन ये कैसे शिफ्ट हुआ, पैरेलली शिफ्ट हुआ। कैसे शिफ्ट हुआ, पैरेलली, पैरेलल शिफ्ट हुआ, ये हुआ। अच्छा, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, तो ये कैसा हो गया मेरा I2, ये I2 हुआ, तो ये क्या होना चाहिए, ये R2 होना चाहिए, या फिर इसे इमरजेंट एंगल भी बोलते, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट। या फिर आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो कि, इसे कैसे लिख सकते हो, इतना क्लियर हुआ ना आप लोग को, अगर इतना क्लियर हो गया तो काफी है। ठीक है, कि एंगल इंसिडेंस इमरजेंट एंगल के भी इक्वल है, इतना आपको पता होना चाहिए। इमरजेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बनाते हैं उसे इमरजेंट एंगल बोलते हैं, इतना तक इनफ है। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बोलिए आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा, इसे कैसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ भी मान लो कभी कभी पूछ लिया तो कैसे करोगे, मान लो प्रूफ पूछ लिया तो क्या करोगे। इसका प्रूफ अगर मान लो पूछ लिया, अभी आई इक्वल टू ई मैंने हटा दिया, तो देखो ये R2 को मान लो R ही रखा, तो रिफ्रैक्शन एंगल किसके इक्वल है, E के। तो मैंने क्या लगाया, साइन आई का कॉन्सेप्ट लगाया, साइन आई इज इक्वल टू म्यू, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन, क्या लिखोगे, E लिखोगे, लिखोगे कि नहीं। इसका प्रूफ मान लो कभी पूछ लिया,
तो जो μ1 sin i है वो क्या है, ऊपर वाला जो μ1 है वो म्यू एयर है, म्यू एयर ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस है, और μ2 क्या है, μ2 को अभी के लिए μ2 ही रखते हैं बाई साइन ई, तो नहीं है ये साइन ई नहीं है, साइन आर होगा सिर्फ, ठीक है, साइन आर मान रखते हैं, इसको भी साइन आर रखते हैं। देखना यहां से म्यू एयर जो है वो 1 होता है, आपको याद रखना है ये वैल्यू, ये मैंने बहुत बार बोला भी है, म्यू एयर इक्वल टू 1, तो 1 इंटू साइन आई यानी साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर हो जाएगा, जो है वही साइन आर ही, ठीक है, ये आर था तो साइन आर, μ2 यहां पर μ2 है, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 मतलब यहां पर फेज टू में अगर आप लोग स्नेल्स लॉ लगाते हो, फेज 2 इसमें अगर स्नेल्स लॉ लगाते हो तो μ1 साइन आई प्रूव अगर मान लो पूछ लिया μ2 साइन आर, ठीक है, μ1 कितना होता है यहां पर μ1 आपको नहीं पता तो जैसा है वैसे रख दीजिए, एक मिनट, μ2 यहां पर क्या है, म्यू एयर, तो ये तो साइन आर हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू नहीं, एक मिनट, यहां पर अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे μ2 साइन आर तो ये तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा ना, यहां पर आपको किसी का वैल्यू पता नहीं, इसके लिए चेंज हो सकता है μ2 साइन, ये जो साइन आई है ना अभी ये तो आर हो गया, तो μ2 साइन आर, ये पैरेलल होता है एक दूसरे का, पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट, इसलिए ये भी आर तो ये भी आर, ये वाला जो I2 है ये आर के बराबर है, तो ये अगर आर के बराबर है तो इसी वजह से मैंने यहां पर μ2 साइन आर लिखा, बल्कि मुझे μ2 साइन आई लिखना चाहिए था, वो भी μ2 साइन आर लिखा, तो यहां साइन आई की जगह पे, एक सेकेंड, तो यहां पर μ2 साइन आई की जगह पे आपको क्या लिखना है, μ1 साइन आई की जगह पे क्या लिखना है, साइन आर लिखना है ना, μ1 मतलब म्यू ऑफ एयर साइन ऑफ ई लिखना है, यहां पर आर ही तो ई है, तो ये तो म्यू एयर है, म्यू एयर तो 1 होता है, तो साइन ई साइन ऑफ इमरजेंट एंगल, ये इमरजेंट एंगल था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर, तो μ2 साइन आर, तो यहां पर ये इक्वेशन 2। अब आप देखना अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो दोनों इक्वेशन में आरएचएस सेम है, तो आरएचएस सेम है तो एलएचएस अलग है बस, तो एलएचएस भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी पता ही है आपको, मैथ्स में पढ़े हो, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, लेकिन ये बहुत वेरी वेरी स्मॉल एंगल के लिए होता है, इसलिए दोनों अपने आप इक्वल हो जाता है, तो साइन के लिए नहीं, आई और ई ऑटोमेटिकली अपने एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो गया प्रूफ, अगर आपको मान लीजिए पूछ लेता है तो आप लोग आराम से कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, अभी मुझे अगर कुछ भी बताना है तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब न्यू चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।